नमस्कार। कहानी के झरोखे में मैं भारती दीक्षित आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हर बार आपके लिए कुछ नई कहानियां लेकर आती हूँ नए भाव के साथ। तो आज हम कहानी सुन रहे हैं सपना सिंह द्वारा लिखित प्रेमिका। दोस्तों, यदि आपको कहानी पसंद आए तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए सुनते हैं कहानी प्रेमिका। ये एक सामान्य सी सुबह थी इतवार की। सर्दियों की गुनगुनी धूप बालकनी तक आ रही थी। आनंद वहीं बैठे चाय पी रहे थे, दोनों पैर सामने टेबल पर फैलाए, आंखों के सामने अखबार खुले। बच्चे अभी लिहाफ में घुसे नींद में सोए सपनों की दुनिया की सैर कर रहे थे। इतवार का दिन बहुत से पेंडिंग कामों को निपटाने का दिन भी होता है। आखिर हम दोनों वर्किंग थे। पर धूप मुझे ललचा रही थी। अभी मेड के आने में खासा वक्त था। रविवार को वह भी जरा आराम से आती थी। मैंने अपनी चाय ली और बालकनी में आ गई। आनंद ने अखबार से नजर उठाकर मुझे देखा और फिर से किसी खबर में डूब गए। धूप की भली सी सेक को महसूसते मैंने शरीर को कुर्सी पर ढीला छोड़ा और चाय की चुस्कियों के सुख में डूब ही रही थी कि डोरबेल बजी थी। ओफ, इतवार को भी चैन नहीं। बड़बड़ाते हुए मैं दरवाजे की ओर बढ़ी थी। दरवाजे पर जिसे देखा उसे वहां देखने की कल्पना भी मेरे लिए कल्पनातीत थी। यह यहाँ कैसे और कैसा अजब सा भेस। मैं तो पहचान भी नहीं पाती, पर उसकी चमकती आंखें वह बिल्कुल नहीं बदली थी। लंबे लहराते बालों की जगह छोटे छोटे लड़कों जैसे बाल, जीन्स शर्ट और लंबा कोट, पैरों में स्पोर्ट शू। क्यों भूल गई? मैं आपके पति की इकलौती प्रेमिका। उसके चेहरे पर खिलंदरा सा भाव मेरे आश्चर्य को बढ़ा रहा था। शलाका। मेरा आश्चर्य अभी खत्म नहीं हुआ था। कौन है स्नेह? आनंद की पीठ हमारी तरफ थी, इसलिए वह देख नहीं पाए थे कि दरवाजे पर कौन है। उनकी आवाज सुनते ही उसके चेहरे पर एक अनोखी सी चमक कौन थी। बहुत तेजी से आगे बढ़ी और उनके गले में बाहें डाल उनका चेहरा पीछे की ओर उठाकर उनके माथे पर प्यार किया। तुरंत उनके सामने की कुर्सी पर बैठ गई। कुछ सेकंड के अंदर यह घटा। हम दोनों पति पत्नी हतप्रभ, कर्तव्य विमूढ़। उसके चेहरे पर शैतानी हंसी थी। क्यों जनाब, दुनिया में एक ही तो आपको प्रेम करने वाली है, उसे भी भूल गए? उसके इस अप्रत्याशित आगमन से ही हम अभी उबर नहीं पाए थे, इस पर उसकी ये हरकत। ओहो, आप लोग तो यूं रिएक्ट कर रहे हैं मानो भूत देख लिया हो। क्या किसी ने मेरे मरने की झूठी खबर उड़ा दी थी? रिलैक्स यार। उसने मेरा हाथ पकड़कर हौले से दबाया। मैं आप लोगों को परेशान करने नहीं आई, सिर्फ देखने का मन किया। हालांकि मैं मन ही मन बेहद परेशान और उद्विग्न महसूस कर रही थी, पर प्रत्यक्ष में सिर्फ मुस्कुराकर इतना ही बोल पाई। अरे परेशानी कैसी, मुझे तो खुशी है। मैं अक्सर तुम्हारे बारे में सोचती थी। आनंद अब भी बूढ़ बने बैठे थे। उनका यूं खामोश होना मुझे खिजा रहा था। अरे भाई, 7 समुंदर पार से आने वालों का यूं स्वागत करते हो आप लोग? कम से कम एक प्याली चाय। कहते हुए वह अपने जूते उतारने लगी। ओह हाँ हाँ, कहते मैं किचन में आ गई। मेरे दिल की धड़कन बेकाबू हो रही थी। ये क्यों आई है यहाँ? कैसे ठसके से कह रही, मन किया देखने का। इतना समय बीत गया पर अब भी उसका भूत नहीं उतरा। लेकिन मैं क्यों डर रही? ना, डरूंगी क्यों? ये मेरा घर है। इसी ऊहापोह में मैंने चाय बनाई। मुझे लगा था शायद वो मेरे पीछे किचन में ही आ जाएगी, पर वो नहीं आई थी।
मैं जब चाय लेकर आई तो शलाका कुर्सी की पुश्त से पीठ टिकाए आंखें मूंदे निढाल सी पड़ी थी। आनंद वहां नहीं थे। मैंने उसे धीरे से हिलाया। उसने चौंक कर आंखें खोल दी। चाय का प्याला लेकर उसने इधर उधर देखा। उसकी आंखों में उदासी सी सिमट आई थी। मैंने आप लोगों को परेशान कर दिया ना। देखो, उन्होंने मुझे एक हेलो भी नहीं की। आनंद फ्रेश होने गए होंगे। आज संडे है ना, सुबह से यूं ही बैठे थे। खैर, अब तो मैं आ ही गई हूँ। वापसी का रिजर्वेशन कल का है। तब तक तो मुझे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। कैसी बातें करती हो? हमें अच्छा लगेगा, मैंने हंसकर कहा। तुम थकी हुई हो, फ्रेश होकर नाश्ता करो और सो जाओ। आप मेरे लिए परेशान मत होइए। मैं अभी थोड़ी देर यहीं बैठूंगी। वह कुर्सी पर कुशन को ठीक ठाक करके थोड़ी और पसर गई। एज यू विश कहकर मैं वहां से चली आई। इस बीच आनंद खामोशी से फ्रेश हुए, एक प्याली चाय ली और बिना नाश्ता किए ही गाड़ी निकालकर कहीं चले गए। हम दोनों ही एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। शलाका पूर्वतः कुर्सी पर पसरी ऊँघती रही। मैंने उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। बेचारी थकी हुई है, फिर कैसे कमजोर और बीमार लग रही है। घर का काम निपटाते हुए मैं शलाका के बारे में ही सोच रही थी। यह इस तरह कभी भी यहाँ आ सकती है, इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। पर जैसा उसका स्वभाव था, व्यक्तित्व था, उसका कुछ भी कर गुजरना नामुमकिन नहीं लगता था। मेरी और आनंद की शादी अरेंज थी। उन्हें पहली बार मैंने सगाई पर ही देखा। मेरी सहेलियां तो उन पर मर मिटी थी। सच, आनंद थे भी तो ऐसे, विद्वत्ता से भरपूर चेहरा और सुदर्शन कद का थी। विवाह के बाद ही मैंने पहली बार शलाका का नाम सुना था। बाद में जब कभी आनंद से जानना चाहा, उनकी असामान्य चुप्पी ने बात आगे बढ़ने ही नहीं दी। मैंने भी बहुत कुरेदा नहीं। कारण था आनंद का इतना अच्छा होना। आनंद बहुत ही अंडरस्टैंडिंग और ख्याल रखने वाले पति थे। साल भर बाद ही मैं माँ बन गई। सनी गोद में आ गया। गृहस्थी, बच्चा और रिसर्च, इन सब में शलाका को कौन याद रखता। यूं भी बड़ी दीदी से और देवर से इस अधूरी प्रेम कहानी के सारे पन्नों की जानकारी मिल गई थी। शलाका मेरी चचिया सास की रिश्तेदार थी और मेरी चचेरी ननंद के साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ती थी। दोनों इकट्ठे हॉस्टल में रहती थीं और एक आध दिन की छुट्टी या फिर इतवार को इलाहाबाद से बनारस आ जाती। आनंद की मुलाकात वहीं पर शलाका से हुई थी। आनंद उन दिनों आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे। देवर इलाहाबाद में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। कभी कभी आनंद कानपुर से इलाहाबाद आ जाते और फिर सब बनारस। शलाका आनंद को अच्छी तो लगती थी, पर वह अपने को संयत किए हुए थे। जानते थे परिवार की प्रतिष्ठा के प्रति हद से ज्यादा सचेत अभिभावक शलाका से उनके संबंध को बिल्कुल नहीं स्वीकार करेंगे। उनकी इमेज भी ऐसी ही थी, खानदान का सबसे अच्छा लड़का। शलाका के पिता ने अंतरजातीय विवाह किया था। उन्हें परिवार समाज से अलग बहिष्कृत कर दिया गया था। उन दिनों वो दिल्ली में थे, बहुत बाद में अमेरिका सेटल हो गए। आनंद के मन में अगर शलाका के प्रति कोमल भाव थे भी, तो उन्होंने उसे सख्ती से अपने भीतर दबा रखा था। पर शलाका मुखर थी। इसी बीच उसे कोई स्कॉलरशिप मिली और वह अमेरिका चली गई। इधर हमारी शादी हो गई। शलाका बीती हुई बात हो गई थी। इसके बारे में कुछ अफवाहें जरूर सुनने को मिल जाती। कभी सुनने में आता उसने किसी एनआरआई से शादी कर ली, फिर खबर मिलती शादी वादी नहीं की है, यूं ही बिना शादी किए साथ रहते हैं दोनों। कविता की शादी में बड़े उत्साह से गए थे हम। उस दिन सब हॉल में बैठे थे। गाना बजाना चल रहा था कि वह दाखिल हुई। कविता तो उससे लिपट ही गई थी। तू तो पूरी मेम हो गई है। मामा मामी नहीं आए? हम आ गए हैं ना, हमने सिर्फ अपना जिम्मा लिया है। वह हंसी थी। यही थी शलाका। कविता ने
मुझसे उसका परिचय कराया। आनंद से भी हेलो की उसने और देर तक उनकी आंखों में देखती रही। आनंद भी कतराकर बाहर निकल गए। शादी ब्याह का घर, जहां देखो लोगों का जमघट। शाम को संगीत था, नाच गाना चल रहा था। शलाका भी शामिल थी। आकाश उसका साथ दे रहा था। उसने आनंद को भी उठा लिया। फिर कविता भी उठ गई। मेरा 5वां महीना चल रहा था तो मैं बैठी रही। आनंद भी 2-4 स्टेप कर आकर बैठ गए। आकाश और शलाका दोनों उत्साह में थे, पर थोड़ी देर में शलाका के चेहरे पर दर्द उभरा और वह सर पकड़कर बैठ गई। एकदम से सभी चिंतित हो गए। कोई पानी ले आया। आकाश ने गीले कपड़े से उसका मुंह पुछवाया। थोड़ी सी देर में शलाका का चेहरा निस्तेज हो गया था। मैंने आनंद के माथे पर उभरी सिकुड़न से जान लिया था, वो बेचैन है। पर प्रत्यक्षतः उन्होंने सामान्य तत्परता ही दिखाई। कुछ देर में शलाका सामान्य हो गई। मुझे आश्चर्य होता था शलाका का साहस देखकर। वह जब भी आनंद को अपने सामने पाती, बिना किसी की परवाह किए उन्हें एकटक देखने लगती। मेरी भी परवाह उसे नहीं थी। मैं अक्सर उसे देखकर असहज हो जाती। आनंद का व्यवहार भी विचित्र हो गया था। दिन में 2 सिगरेट पीने वाले आनंद आजकल 2 पैकेट पी रहे थे रात भर। मैं उनकी बेचैन करवटें महसूस करती थी। उनके शून्य में खोई आंखें, ऐसा लगता था उनका कुछ खो गया है। आखिर मैंने अपना आपा खो दिया और बरस पड़ी मैं उस पर। क्यों तंग कर रही हो उन्हें? किसे? उसने यूं भोलेपन से पूछा जैसे सचमुच नहीं जानती हो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। आनंद को। तुम्हें कोई दूसरा नहीं मिला? वह शादीशुदा है, उनका परिवार है, क्यों उनके पीछे पड़ी हो? ना चाहते हुए भी मेरा स्वर कठोर हो गया था और मेरे स्वर से भी ज्यादा कठोर हो गया था शलाका का चेहरा। कविता की शादी के बाद, वापस आने के बाद दिनों तक मैं शलाका के ख्यालों में गुम रही। आनंद के हर व्यवहार, हर हरकत के पीछे मैं शलाका को ढूंढती, लेकिन आनंद ने भूले से भी कभी उसका जिक्र नहीं किया। दिन, महीने और फिर साल, दिन एक पर एक आते गए, गुजरते गए। शलाका फिर बीती हुई कहानी सी यादों में जाकर बस गई। जिंदगी इतनी व्यस्त होती चली गई कि रुककर बीती बातों पर सोचने का वक्त नहीं मिला। कभी कभी शलाका बिजली की तरह यादों में कहीं कौंध उठती और उस पर मैं ध्यान से आनंद का चेहरा पढ़ने की कोशिश करती। क्या आनंद को वह याद नहीं आती? और अब लगभग 4 वर्ष के बाद उसका यह अप्रत्याशित आगमन क्यों आई है, कुछ स्पष्ट नहीं। दोपहर के खाने तक आनंद लौट आए थे। शलाका भी नहा धोकर फ्रेश हो गई। चेहरा वैसा ही क्लांत लग रहा था। वह बच्चों के साथ बातें कर रही थी। आनंद सिर्फ हाँ कर रहे थे, पर सुबह वाला तनाव उनके चेहरे पर नहीं था। इस समय वह काफी सहज लग रहे थे। शलाका ने सिर दर्द की शिकायत की थी। आनंद ने उसे खाने के बाद कोई दवा ले लेने की सलाह दी। मैंने भी कहा, सफर का हैंगओवर होगा, तुम्हें आराम चाहिए। लेकिन शाम तक दर्द बढ़ गया। उसके मुंह से हल्की कराहटें निकलने लगी थी। चेहरा दर्द से काला पड़ने लगा था। मैं घबराकर तुरंत आनंद को बुला लाई। शलाका ठीक से देख भी नहीं पा रही थी। इसे साइनस था, उसी वजह से होगा दर्द। कौन सी दवा खाती हो शलाका? डिस्प्रिन दूं? आनंद पूछ रहे थे। मैं दे चुकी हूं, मैंने उन्हें बताया। इसी का डर था। डॉक्टर ने मना किया था सफर के लिए। शलाका बड़बड़ा रही थी। उसने उठने की कोशिश की। कहाँ जा रही हो? आनंद उसे सहारा देते हुए बोले। मेरे बैग में दवाएं हैं, मुझे बताओ,
मैं जाती हूँ, मैंने कहा। सामने वाले जिप में शलाका निढाल पड़ गई थी। मैं जल्दी से उसका सामान देखने लगी। बैग में ऊपर ही दवाओं का एक पैकेट पड़ा था। बाप रे, इतनी सारी दवाएं! मैंने सोचा और पैकेट लेकर आनंद के पास आ गई। आनंद ने पैकेट खोला। लो बताओ, कौन कौन सी दवा है, कहकर वह दवाएं देखने लगे। साथ में कुछ प्रिस्क्रिप्शन जैसे कागज भी थे। मैंने शलाका को पानी दिया, वह दवाई निगलने लगी। आनंद कागज पढ़ते हुए कमरे से बाहर निकल गए थे। मैं वहीं बैठी रही। शलाका आंखें मूंदे पड़ी थी। नींद में भी उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। आधे घंटे बाद वो सो गई। मैं कमरे से बाहर आ गई। अंधेरा घिराया था। हॉल में बच्चे टीवी पर कार्टून देख रहे थे। आनंद कहाँ गए, सोचती हुई मैं बेडरूम की ओर बढ़ गई। कमरे में अंधेरा था। मैंने लाइट ऑन की। कोने के चेयर पर आनंद सिर झुकाए बैठे थे। मेरी आहट से उन्होंने सिर ऊपर उठाया और आंखों में भारी पीड़ा देखकर मैं डर गई। क्या हुआ? यह पढ़ो, यह रिपोर्ट। उसे ब्रेन ट्यूमर है। ब्रेन ट्यूमर? मैं अचकचा गई थी। हाँ, एक ऑपरेशन भी हो चुका है। दरवाजे पर आहट सुनकर हमने देखा शलाका खड़ी थी। मैं घबराकर उसकी ओर बढ़ी। तुम ठीक तो हो? दर्द हो रहा है क्या? मैं ठीक हूँ, खामखा आप लोगों को परेशान कर दिया, वह बेड पर बैठते हुए बोली। ऐसी हालत में तुम्हें इंडिया नहीं आना चाहिए था। बोलते हुए आनंद की आवाज कांप गई थी। शलाका हल्के से हंसी। ऐसी हालत है तभी तो आई। क्या पता कब खेल खत्म हो जाए। आपको देखे बगैर मर जाती तो अतृप्त आत्मा बनकर आपको सताती। हम चुप थे। आनंद तो जैसे सन्नीपात की हालत में बैठे हों। देर रात मेरी आंख खुल गई थी। आनंद नहीं थे बगल में। मन में शंका उठी। मैं दबे पांव गेस्ट रूम की ओर बढ़ी थी। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। झांक कर देखा, शलाका गहरी नींद में सो रही थी। क्लांत चेहरा लिहाफ से बाहर झांक रहा था। यहाँ नहीं है तो कहाँ गए? बालकनी की तरफ से सिसकियों की दबी आवाज सुनकर मैं आश्चर्यचकित सी उधर बढ़ी थी। आनंद थे। दोनों हाथों से सिर को थामे, हिचकियों से उनका पूरा शरीर कांप रहा था। मैं सन्न थी। मेरे सामने मेरा ही पति किसी और के लिए इस तरह रो रहा था और पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था। मैंने ऊपरी मन से शलाका से 1-2 दिन और रुकने को कहा, लेकिन भीतर ही भीतर उसकी ऐसी गंभीर बीमारी से मुझे भय था। यहाँ कुछ हुआ तो कितनी परेशानी में पड़ जाएंगे हम। शलाका की ट्रेन रात को थी। मैं और आनंद दोनों गए थे उसे छोड़ने स्टेशन तक। अपना ध्यान रखना, पहुंचकर फोन जरूर करना, हमें चिंता रहेगी, मैंने उसका हाथ सहलाते हुए कहा था। आनंद चुपचाप प्लेटफॉर्म पर चहलकदमी कर रहे थे। कुछ देर पहले उन्होंने कुछ मैगजीन्स लाकर रख दी थी। ट्रेन जब छूटी तो जाने क्यों मेरी आंखों की कोने गीली हो गई। आनंद यूं ही बुत बने खड़े थे। ट्रेन का आखिरी डब्बा भी आंखों से ओझल हो गया। मैंने धीरे से उन्हें छुआ। वे चिहुक से उठे और एक खूब गहरी सांस उनके होठों से फिसल गई।